होती है। जब भी कोई खोज हो उसे हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इससे कोई बेनिफिट नहीं लेना है। जैसे अगर एंड्रॉइड फोन चलाना हम नहीं जानते हैं तो फंड ट्रांसफर नहीं करते। ये खोज है। जैसे कोई व्यक्ति है आगे चाहे कि हमारा कीपैड से काम चल जाता है तो 10 साल पीछे चला, क्योंकि अभी भी बैंक जाता होगा, अभी 2 घंटा लाइन में लगता होगा, बाद में लगने पर लगता होगा कि सर्वर फेल है, उसका समय किन हो गया। अगर उसको नेट फोन की जानकारी होती तो नेट बैंकिंग करते तो जाने था। जस्ट ये मतलब आज कोई समझ नहीं पा रहा है तो 10 साल पीछे चल रहा है, 100% 10 साल पीछे क्यों है वही लोग प्रूव कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 21वीं सदी क्रांति है। क्रांति का मतलब जब भी कोई क्रांति हो उस क्रांति में हमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर हम किसी कारण सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा हमारी कई जनरेशन में भुगतेंगे। लोग हल्के से लेते हैं कि हल्का हल्का नहीं है, इतना खतरनाक है, अगर ना समझेंगे तो क्या होगा आप समझिए क्या हो लेते हैं। जैसे ये हम हैं और यह एक व्यक्ति है, ये मिश्रा जैसे कोई करेंगे। और मिश्रा जी के जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दादाजी थे वो कम फार्मर थे। अब मेरे दादाजी से भी तो कहा गया होगा कि भाई आजादी की लड़ाई में चलिए लड़ा जाए, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा क्या जरूरत है, ऐसे काम चल जाए सब तो होगा। लेकिन इनके मिश्रा जी के दादाजी गए और भारत जब आजाद हुआ तब इनको एक पद मिल गया, उस पद का नाम था फ्रीडम फाइटर और बहुत सारी फैसिलिटी मिली और नौकरी का भी इनको वेटेज मिला। अगर सपोज करिए 2 सीट है, 2000 लड़के हैं और मिश्रा जी ने फॉर्म डाल दिया तो इनका तो होना पक्का है, पक्का होना है। हमें किस सजा का अपराध मिला, मेरे दादाजी की गलती का सजा हमें मिला। क्लियर है इतना बेटा। यही अगर आज हम लोग इसको नहीं करते हैं तो इसका सजा हम लोग के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्रांति है समझना पड़ेगा। बाई भी 95% लोगों को इसका रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन भी है तो भी रॉन्ग है, तो 5% लोगों को इसका नॉलेज है, समझिएगा। और हम लोग आज बात कर रहे हैं इस 5% के नॉलेज की। पहला टॉपिक कैसे है, ये कैसे खोज है, कैसे सिस्टमैटिक सर्किट प्रोसेस है। देखिए कोई आम इंसान जितना पैसा कमाता है उसका 80% पैसा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट में खर्च करता है, इसे हम खर्च बोलते हैं। हर आदमी आपको सुन मिलेगा, बोलेगा हाँ। दूसरा 20% पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं बचत। लेकिन ये बचत का पैसा भी जब भी खर्च करेगा वो मार्केट में करेगा। अर्थात 100% पैसा हम मार्केट में खर्च कर देते हैं और मार्केट की सही परिभाषा हमें नहीं पता। एक सवाल खड़ा हो गया, जिस मार्केट में एक आम इंसान अपने कमाई का पूरा पैसा खर्च करता है उसका सही परिभाषा नहीं पता तो कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि मेरे पिताजी की कितनी चिड़िया रही होगी, कोई व्यक्ति को मार्केट की जानकारी नहीं थी। अगर मार्केट की जानकारी हुई होती तो अपने भी शॉपिंग मॉल होते मुंबई में, अपने भी कोई प्रक्रिया होती। आज हमें हो गया है थोड़ा सा, तो सर हम दावा करते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हुआ है, 100% में बोलता हूँ। आज उदाहरण दीजिए, सिद्धार्थ के बेटे को नौकरी करने की जरूरत है, कौन सी नौकरी करेगा, करोड़ रुपये मिल जाएगी। विवेक सर के बच्चे को बच्चा एक ही विवेक सर के पास 40 लाख आ रहा है, कौन सी नौकरी 40 लाख मिल जाएगा सर। उत्तम जी के परिवार में 12 लाख रुपया आ रहा है, 2 बेटे हैं, 6 लाख आ रहा है। हम लोग समझते हैं हम लोग सब टीचर बैठे हैं, साल भर के ऊपर 10 लाख नहीं आती, 25 नहीं जाती, उनकी महीने के 12 लाख आ रही है, जिसके वजह से पता नहीं कैसे लोग समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिएगा बहुत मजेदार सब्जेक्ट अब चलेगा। इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कमाने के 1000 तरीके हैं सर, लेकिन खर्च करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है मार्केट। कमाने के तरीके तो हमें सिखाए जाते हैं लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। और मार्केट में हम पढ़े जाते हैं मार्केटिंग। ये देखिए 2 वर्ड हो गया, मार्केट और मार्केटिंग 2 वर्ड नहीं है, अभी 2 सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा समझिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटेक्निक, बीटेक करना जितना जरूरी था उससे ज्यादा जरूरी मार्केट और मार्केटिंग पढ़ना था। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम चल जाएगा, इसके बिना किसी काम चलने वाला नहीं। 100% तक है। चलिए हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या मेरा काम नहीं चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति का मार्केट और मार्केटिंग बिना काम चलेगा, किसी की पढ़ाई नहीं होती हमारे। और आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं मार्केट और मार्केटिंग के बारे में। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग मार्केट और मार्केटिंग के बारे में। अब समझिएगा कितना शानदार सिस्टम है। ये है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग की परिभाषा पूछी जाए तो ये निकल के आएगा क्रय और विक्रय। कुछ लोग बोलेंगे लेन और देन, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब
से हुई होगी? मार्केटिंग की शुरुआत कब से होगी? मार्केटिंग की शुरुआत तब से होगी जब से मानव सामाजिक संगठन में आ गया होगा। इसका मतलब जब से सभ्यता का विकास हुआ होगा। सही सवाल जवाब ये है, जब से सभ्यता का विकास हुआ होगा। अब चलिए, सबसे पुरानी सभ्यता 3100 BC की पाई जाती है, जिसके पूर्व विश्व होने के साक्ष्य पाए गए और 2023 चल रहा है। देखा जाए तो 5123 साल पुरानी परंपरा है मार्केटिंग। इसी परंपरा के दो व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं गलत। माना जा सकता है तो परंपरा 5000 साल से चला आ रहा है, गलत हो सकता है, हो सकता है। अब सोचिए जिस मार्केटिंग को हम सही जानते ही नहीं, उसके गलत सही का फैसला कैसे करेंगे? तर्क भाई, जिस मार्केटिंग को हम सही जानते ही नहीं, उससे गलत सही का फैसला कैसे करेंगे? तर्क दे सकते हैं। गलत भी हो सकता है, गलत भी सकता है। इसी को 1940 में 1940 में जेवन एंडर रिचर्ड एवास नामक दो व्यक्ति थे। दो लोगों ने पहली बार कहा मार्केटिंग ही गलत है, तो आम इंसान को हम कैसे गलत सही का फैसला करेंगे या समझाएंगे? अब मार्केटिंग को समझना होगा। मार्केटिंग को समझने के लिए हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा। अब मार्केट को समझने के लिए मार्केट का विश्लेषण करना पड़ेगा, अर्थात मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कुछ लोग कस्टमर है, कुछ लोग डीलर है, कुछ लोग होलसेलर है, कुछ लोग स्टॉकिस्ट है, कुछ लोग मैन्युफैक्चरर है। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर 40 रुपये सामान बनाता है तो कस्टमर का काट जाते हैं 100 हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिचौलिए को पैसे लगा के बैठे हैं, तो पैसे कमाने लिए बैठे हैं। एक खर्च और देता है, 28 का व्यवस्था मिला के 60% ऐड होते हैं। यही तो बात है। यही कब से चला आ रहा है? बहुत सही बात यह है कि सर ये बहुत अच्छी चीज है कि पहले नहीं था। यह मार्केट ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है और फिर चेंज होने जा रहा है। जब चेंज हुआ था तो 3000 साल पहले चेंज हुआ है, चेंज हो रहा है तो फिर हमारे जमाने में भी 100 साल पहले चेंज हो जाता तो भी हम रहते, 100 साल बाद होता तो भी हम रहते। हम कितने लकी हैं कि हमारे समय में ही मार्केट चेंज हो रहा है और आज हम इसकी जगह बना लें। बहुत इम्पोर्टेंट था लाइन। अब देखिए पहले क्या था? पहले था बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था कि 4 लोग होते थे। यह 40 रुपये का सामान बनाता, किसको देता? इसको 40 रुपये का वैल्यू का सामान ले लेता, इसको 40 रुपये का देता, इससे 40 रुपये का ले लेता। आपस में सामान के बदले सामान का लेन देन करते। यही है, हम लोग पढ़े भी हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी को ग्राहक चिंतन किया था जेवन एंडर। उसने कहा इसका मतलब चारों व्यापारी थे, चारों के पास कुछ न कुछ होता। कुछ लोग थे जो समझदार थे समाज में, उनके पास जिसके पास कुछ नहीं होता उससे कुछ लेने देने करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इन लोगों ने दिमाग लगा दिया कि यार जब हमारे पास से व्यापारी करने नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें? तो इन लोगों ने इसी का दोष निकाला, इसी का दोष निकाल दिया। क्या दोष निकाला? 4 सामान के लिए 4 जगह जाना पड़ेगा। 4 सामान से 4 जगह जाना पड़ता है। आपको 10 सामान चाहिए तो 10 जगह जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? हम आपको 4 सामान एक जगह दें, 4 सामान एक ही जगह देंगे। लेकिन धीरे से कहा 100 का देंगे। क्यों? क्योंकि 7 से हमें अरेंज का भी चाहिए। यहाँ उसी समय ये ईसा पूर्व की घटना है। ईसा पूर्व में ही ये सारे का व्यापार यहाँ सभी को सामान बनाना जरूरी था। हर आदमी का कोई प्रोडक्ट होता तो हर व्यक्ति व्यापारी था। सामान खरीदते ही यहाँ भी व्यापार शुरू हो जाता। अब ये प्रचलन में आ गया ये, तो इसने इसका लाभ क्या दिखाया कि 4 सामान एक ही जगह मिल जाएगा। लेकिन इसका दोष नहीं दिखाया गया। दोष क्या था कि लाभ सिर्फ एक व्यक्ति को ही जाता रहेगा, लाभान्वित सिर्फ एक व्यक्ति होगा। इसका लाभ क्या था कि चारों लाभान्वित हो रहे थे। यही बदला हुआ रूप आज इस मार्केट का है। ये बिचौलिए ही 7% ले रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? ऐश्वर्या कहते हैं मेरे प्रोसेसिंग का लक्ष्य है 5 करोड़ लेके जाती है। इसका अभी भी ज्वलंत एग्जाम्पल, कुछ नहीं करती। तो जेवन एंडर ने कहा यही गलत था, सही यही था। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी को इस पर कर दिया। लेकिन अब आज कैसे कर दिया उसने? इसी चीज को पहली बार 1940 में उसने कहा ये गलत है। गलती नंबर 1 क्या दिखा है इसको मिटा कर देखिए, ऊपर लिखे उसने इस मार्केटिंग को गलती क्या निकाला आम आदमी को समझने के लिए। और वही अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं। ये मार्केटिंग, ये कस्टमर है, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, ये स्टॉकिस्ट है, ये मैन्युफैक्चरर है। ये 40 कस्टमर पैसे का काट जाते हैं 100 15 500 तो 7% लेते हैं।
इसी चीज को आप पहले गलती कर रहा एक रिटेलर होगा जिसके साथ कम से कम 100 कस्टमर होंगे, सही बात है। इसके घर मानता हूँ अब यहाँ पहली गाली मिला ये है जो चारों सामान अपने पास रखा है और ये कहीं तो समझ आ रही है। और देखो इसने कहा कि मानता हूँ कि इनके घर सामान नहीं बनता, चलिए ठीक है सामान उनके घर नहीं बनता, ये भी तो कहीं बनाते थे, ये भी कहीं सामान लाता है। और इसने कहा कि मेरे घर सामान बनता नहीं है, लेना हो लो नहीं तो जाओ, कहता है आदमी। ठीक है अगर इनके घर सामान नहीं होता तो ग्राहक का पैसा भी नहीं बनता है क्या? नहीं। यह बात पहले 4-5 सालों में पहली बार 1940 में जवाहरलाल को देखी। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे सराय के केंद्र पे एप्पल का गिरना दिखा, जब सराय को भाप का केतली का ढक्कन उठाते हुए देखा, वैसे जेएमएल का कहा कि यार जगह का सामान नहीं बनता तो यार पैसा भी नहीं बनता। ये अपने होलसेलर को खाली फोन कर दे भाई साहब तो भी माल इनके पास आ जाएगा, लेकिन अगले महीने का सैलरी 20 साल हम लोग को नहीं देंगे, देंगे क्या? अरे अभी का है साल 2 दिन बचा है, दे दीजिए फरवरी में चलाना, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो रहा है पैसे का जो वैल्यू है इनके सामान के वैल्यू से ज्यादा का है, फिर भी हम इनको पैसा देते हैं तब ये सामान देते हैं। क्रय विक्रय दोनों तरफ से होता है, लेकिन जो लाभांश उत्पन्न होता है एक तरफ जाता है, यही गलत है। जैसे टमाटर का दाम होगा 25 रुपए, ग्राहक लगाया 25 रुपए, दुकानदार को मिलेगा 20 रुपए, 5 रुपए जो लाभ हो पूरा पूरा ये मिलता है, 5 पैसा भी ग्राहक को नहीं देता, जबकि काम में 100% किया जाता है। ग्राहक को रहते काम चलेगा नहीं, मतलब काम हमसे 100% लिया जाता है और प्रॉफिट में 1% नहीं दिया जाता है। पूरी दुनिया को किसी को नहीं दिखा, सिर्फ एक व्यक्ति को देखा, वो था जवाहरलाल। अब देखिए इसने कहा कि 1+100 मतलब 100 लोगों के काम का बेनिफिट सिर्फ एक व्यक्ति लेता है, अर्थात क्रय विक्रय के दौरान जब लाभांश सिंगल लेवल पर बटे तब उसको सिंगल लेवल मार्केटिंग कहते हैं अथवा सेलर कहते हैं। ये सही मतलब है। और उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, सर कहते हैं 21वीं सदी की क्रांति है, सच में है ये। आज भले हम लोग समझ पा रहे हैं, देखिए उसने कहा क्या कि इसी एसएलएम की देन है कि 80% ग्राहकों का पैसा केवल 20% बिचौलियों पर चला जाता है। अर्थात अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मतलब पैसों का केंद्रीकरण हो रहा है। और जेब आनंद ने उसी समय कहा गया था कि जिस देशों में पैसों का केंद्रीकरण होता रहेगा उस देश का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज उसने कहा इसी एसएलएम ने डुप्लीकेशन का जन्म दिया, डुप्लीकेशन का जन्म इसीलिए दिया है। ये माल हमेशा अच्छा बनाते हैं, ये डुप्लीकेट लोग क्योंकि माल डुप्लीकेट करके ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। 3 डिमेरिट निकाला था, ये सब था। सही क्या है? सही ये है कि मैन्युफैक्चरर है, ये कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर को 40 से मतलब है, कस्टमर को एमआरपी 100 रुपये नहीं है, इससे मतलब है। जो 60% पैसा है बिचौलियों में रोटेट हो रहा है, इनका यही 60% पैसा इनका इसी से खोज हो गई। खोज का नाम था टैक्स बिक्री, अंग्रेजी में कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। इस तरह से तो खोज हो गई। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक रिटेलर होगा, 100 कस्टमर होंगे, क्रय विक्रय दोनों तरफ से होगा, लाभांश भी दोनों तरफ। मतलब अब क्या होगा तो 1+100 = 101। अब 100 लोगों के काम का बेनिफिट 101 हो जा रहा है। यहाँ कहाँ आ रहा था? यहाँ कहा गया। अब क्या होगा क्रय विक्रय के दौरान जब लाभांश मल्टी लेवल है तो मल्टी लेवल वगैरह डबल सिंगल डबल ट्रिपल का क्या आएगा? मल्टी लेवल। जबकि नेटवर्क का मल्टी लेवल तो कंपनी समझते हैं, जबकि मल्टी लेवल एक वर्ड है। मतलब क्रय विक्रय के दौरान जब लाभांश मल्टी लेवल पर बटे तब उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग करके ये परिभाषा करेंगे। और इससे क्या बेनिफिट होगा? 20% लोगों से पैसा फिर 80% डालने लगा तो यही बिचौलियों को पेट में दर्द हो जाएगा। तब फिर उन्होंने कहा केंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा। हर व्यक्ति आप सिद्धार्थ 1 करोड़ रुपये महीने कमा रहा है, हम लोग भी लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, ये कभी कमा था? कभी नहीं 1 लाख रुपया था। तो अब और व्यापारियों को तो पेट में दर्द होने लगा, तो लोगों ने जानबूझ के इसकी साजिश कर दिया कि दूध से जला दिया, अब हम लोग छाली फूके पे नहीं है। ये हो गया खोज, क्लियर हो गया। अब चलिए मजेदार चक्कर क्रांति है, इसको देखने में बड़ा मजा आएगा।
देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा अभी तक हमने देखा मार्केटिंग। मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक हो गया एसएलएम, दूसरा एमएलएम तो सब जानते हैं भाई साहब, एसएलएम का कौन नहीं जानते। अच्छा एसएलएम एमएलएम है तो एसएलएम भी होगा, ये तो पक्का है, लेकिन कोई जानता ही नहीं। अब देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई होगी, 5123 साल। अब इसकी शुरुआत कब हुई, 1914 में जवाहरलाल नेहरू ने खोजा, लेकिन 1959 में अमेरिका ने इसको स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया और आज अमेरिका इसी के दम पर आज देखिए टाटा का कंट्री बन चुका है। दूसरा इंडिया में 1996 में आई और गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन बनाया और बहुत लकी हम लोग 28 दिसंबर 2023 को कानून बन गया। और हम लोग कितने महान हैं, कोई भी नेटवर्क का कानून आज तक पढ़ा ही नहीं। सोचिए नियम नहीं जानते, खेलने चल दिए, हंसने क्या होगा, आउट हो जाएगा। अब क्रिकेट का खेल का नियम बन जाते हैं, 4 लोग मिलकर बालों को बात फेंके तो उसको तो मारी गिराई देंगे। भाई नियम तो सिर्फ एक ही है कि एक ही बॉलर होगा, एक ही बल्लेबाज होगा। वैसे ही हम नियम तो जान लें। अब हम नियम सभी जानकारी ले के बाद किसी के सामने बैठ के ज्वाइन करना है जो कहिए। अब देखिए थोड़ा सा अंतर देखिए, इसमें 100 एमआरपी का सामान हमें 100 मिलता है, यहाँ से 90 मिलता है, 10 की बचत 4 रुपए खाते हैं। सोचिए वहां भी 40 सामान लेते हैं व्यापार शुरू। क्या थैंक्स जेवन एंगल को क्या दिमाग लगाया, यहाँ सामान लेते ही व्यापार छोटा सा तो हुआ तो सही, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 1000 एमआरपी का सामान हमें 1000 में मिलेगा, यहाँ से 900 मिलेगा, 100 रुपए की आय होगी तो 10 रुपए सरकार का टैक्स भी देंगे। 80% नेटवर्कर जानते ही नहीं कि आयकर और जीएसटी अलग अलग है। उनको लगता है यहाँ तो टैक्स देते हैं। लाख समझाइए कि भैया यहाँ ग्राहक को आय कहाँ हुई, आय कर देगा। भाई 1000 सामान लिया 1000 मिल गया, हमको आय कहाँ हुआ, यहाँ 1000 सामान 9 रुपये मिला तो 100 हमारी जो बचत हुई 100 रुपये हमारा आय हुआ, तो आय पर 10% या 5% इनकम टैक्स देंगे नहीं देंगे, ये टैक्स गवर्नमेंट को क्रिएट हुई ना, जो यहाँ से नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा देखिए, आज मैं देखो हजार की संख्या, हजार के सामान लेने वाले की संख्या 100 में कितनी होगी, समझिए थोड़ा सा पार्टी ध्यान दीजिएगा। कोई 100 रुपए का भी खरीदा होगा, कोई 5000 का भी खरीदा होगा, कोई 50,000 कोई 1 लाख खरीदा होगा, लेकिन 1000 के गुणांक में निकाले तो संख्या लाखों होगी। एवरेज में लाखों होगी। 1 लाख लोग, देखिए 1 लाख लोग 1000 की लेन देन कर रहे हैं, तो लेन देन के दौरान जो लाभांश उत्पन्न हो रहा है वो केंद्रीकृत हो रहा है। वह पैसा न ही देश के हित में जा रहा है, न ही ग्राहक के हित में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, न देश के हित में जा रहा है, न ग्राहक के हित में जा रहा है। लाभांश की बात थोड़ी है। अगर वही यहाँ से होता तो 1000 के सामान पर 10 रुपया का गवर्नमेंट में गया तो 1 लाख लोगों से 10 लाख का टैक्स जनरेट बनेगा, रेवेन्यू सिर्फ 10 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 डिस्ट्रिक्ट से तो 750 लाख एक दिन में गवर्नमेंट को, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28 स्टेट से और मल्टीप्लाई कर दिए 365 देश से, मल्टीप्लाई कर दिए 5 ईयर्स से, यह पैसा इतना हो जाता है, इतना देश का बजट था। 75 साल के आजादी के बाद भी जो हमारे देश का बजट था 746 लाख करोड़ का था, और हमारे देश पर 128 लाख करोड़ कर्जा है। 2.5 लाख रुपया सब्जेक्ट पर कर्जा हो गया। हम 15,000 से जानते हैं, 15,000 हमारे देश पर कर्जा है, वो बढ़ के 2.5 लाख हो गया। अब देखिए ये लाख करोड़ से लाख करोड़ काट दिया, हमारे देश के पास मात्र 46 रुपया है और देनदारी कितनी है, सिर्फ देनदारी से ही हमारे देश को संभाल सकता है। ये कैलकुलेशन है। जब हम लोग इतना बड़ा काम लेके जाते हैं लोगों को समझाने, तब लोग कहते हैं हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों से देश में रहना चाहिए या देश में ऐसे लोग रहने चाहिए? ऐसे लोग रहने चाहिए, ये सिस्टम मजबूत होगा। आपको बता दें जो ये सिस्टम को नहीं फॉलो करेगा वो देश होगी। भाई तर्क है, हमें नहीं कर रहा है, मतलब इससे देश को रेवेन्यू नहीं जा रहा है, विदेश नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं, यहाँ जा रहा है। ये सिस्टम को हर लोगों तक पहुँचाइए। इसी को आप सोचेगा इसी चीज को